हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। इस लेक्चर में जेई मेंस और एडवांस में जो टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्टिकुलरली उसी को कवर करेंगे। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। अगर आप इसको लगातार देखोगे तो वन शॉट में ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन इसमें क्या बोलता है कि अगर मान लो आपको एक कर्व गिवन है और वह कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, पर्टिकुलरली फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर एक कर्व है वो कर्व आपका ओरिजिन से पास होना चाहिए। जैसे ये ओरिजिन से पास हो रहा है, एक सिंपल पैराबोला। तो इसमें आपसे बोल रहा है कि टेंजेंट एट ओरिजिन आप बताओ। तो टेंजेंट एट ओरिजिन आपको क्या दिख रही है, वाई एक्सिस। तो ये तो एक सिंपल कर्व था, सिंपल कर्व जिसमें हम ग्राफिकली जज कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर पर्टिकुलरली कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसका ग्राफ बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप लोग, तो इस इक्वेशन को देख के आप डायरेक्टली टेंजेंट एट ओरिजिन कैसे निकाल सकते हो, तो वो हम समझ लेते हैं। बहुत ही छोटा सा और इजी कॉन्सेप्ट है। आप इसको आप एक बार रीड करो। आपको क्या कहता है कि अगर कोई भी कर्व गिवन है विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो कैसे चेक करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड और अगर राइट हैंड साइड है तो दोनों में ओरिजिन सब्स्टिट्यूट कर दो। दैट मींस x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो। अब इधर अगर सब्स्टिट्यूट करते हो, अब चेक करो, ये 0 हो गया, 0 LHS में 0 आ गया, RHS में तो 0 है ही। अगर ओरिजिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है दैट मींस ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेरीफाई हो गया कि कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, दूसरा, इक्वेशन में जो आपके कोफिशिएंट्स है ना, दैट शुड बी रैशनल इंटीग्रल। ठीक है, रैशनल होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ये सब चीजें आपको साथ में ध्यान रखनी है। उसके बाद इक्वेशन आपने देखी, आप इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म्स को ढूंढो, लोएस्ट डिग्री टर्म्स, और उनको सिंपली 0 से इक्वेट कर दो। जैसे कि इसमें डिग्री 2 4 कंबाइंड डिग्री इज 4 और 4, तो लोएस्ट डिग्री मुझे यहां पे 2 दिख रही है, वो किसमें दिख रही है, इन दोनों में। इसको आप सिंपली 0 के इक्वल कंसीडर कर लोगे। आई बात समझ? जो भी इक्वेशन दी है आपको, अगर वो इक्वेशन आपने चेक कर ली कि दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करके LHS RHS इक्वल आ गया, तो आप इस पूरे में देखोगे लोएस्ट डिग्री टर्म जो है उसको 0 के इक्वल रख दो। इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो क्या दिख रहा है आपको, आपके पास आ रहा है x प्लस 2y और x माइनस में 2y इक्वल टू 0। तो आपको दो टेंजेंट ओरिजिन मिल रही है इस क्वेश्चन में, x प्लस 2y इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इक्वल टू 0। आई बात समझ? तो इसमें आपकी दो टेंजेंट्स एट ओरिजिन है इस कर्व की। अच्छा, कर्व को आपको ग्राफिकली प्लॉट करने की नीड ही नहीं है, आपने डायरेक्टली पता कर लिया। सिमिलरली बी पार्ट देखो, बी पार्ट है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ax प्लस by इक्वल टू 0। इसमें अगर आप बात करो तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, ये, इसकी डिग्री 1 और 1, इसको 0 के इक्वल रखो। इसको आपने 0 के इक्वल रखा तो टेंजेंट एट ओरिजिन इसमें क्या आ गया, सिंपली ये आ गया, खत्म। एक ही टेंजेंट एट ओरिजिन है इस पर्टिकुलर कर्व में, वो है ax प्लस by इक्वल टू 0। इनिशियली मैं वेरीफाई कर चुका हूं कि ओरिजिन से पास हो रहा है ये कर्व। आप x और y को 0 लेके देख लो, LHS में 0 आ रहा है, RHS में तो 0 था ही। ठीक, थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, ओरिजिन तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ये कर्व ओरिजिन से तो पास हो रहा है। अब इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, मतलब इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी कंबाइंड पावर 4 है, तो इसको 2 में कंसिडर मत करना, कंबाइंड में चेक करते हैं। जैसे इसकी कंबाइंड पावर क्या है, 4 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री 4, इसकी डिग्री 2। तो अगर मैं इस केस में लोएस्ट डिग्री टर्म मुझे क्या दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये रियल वैल्यू थोड़ी दे रहा है आपको। आप चेक करो ना, कोई भी दो नंबर ले लो, उनका स्क्वायर करके ऐड करके 0 थोड़ी आएगा। और अगर आप इसको वैसे सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस आयोटा रूट वाई, आयोटा वाई है ना, प्लस माइनस आयोटा वाई। तो ये तो रियल टेंजेंट नहीं शो कर रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसको ओरिजिन पे टेंजेंट मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कंफर्म नहीं है। तो इसमें
नो टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन से कोई टेंजेंट नहीं मिल रही इस कर्व को, समझे। तो आपको देखना होता है लोएस्ट डिग्री टर्म सामने रखो 0 के इक्वल और देख लो कि रियल फैक्टर्स आ रहे नहीं आ रहे, जैसे इसमें रियल बन गए थे, ठीक है। और यहाँ पे x इक्वल टू लिख दिया, इसमें ये एक x माइनस 2y इक्वल टू 0 बच्चों, है ना, ये आप समझ गए होगे, वहां पे इक्वल टू गलती से लिख दिया था, यहाँ पे ax प्लस by इक्वल टू 0, ये भी एक रियल इक्वेशन है ना। ये आपकी रियल सॉल्यूशन नहीं देगी, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता लीनियर रियल लीनियर फैक्टर्स में, तो इस कर्व की कोई रियल टेंजेंट है ही नहीं एट ओरिजिन। समझ आया, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखना। कभी कभार मतलब कोई एक अच्छे क्वेश्चन में ना ये इनिशियल पॉइंट में यूज हो जाता है, पता होना चाहिए आपको। बुक्स में डायरेक्टली अप्लाई किया होता है, थ्योरी नहीं बताई होती तो आपको नहीं पता चलता। कभी लिखा होगी टेंजेंट एट ओरिजिन इज, डायरेक्टली लिखा होगा, आप समझ जाना ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, कहने को तो टॉपिक आपका एनसीईआरटी में भी है, लेकिन कंपटीशन में इसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। देख लेते हैं, आपको कह रहा है दो कर्व आपने कंसिडर कर लिए, देखो यहाँ पे आपने f वाला एक कर्व कंसिडर कर लिया, ये g वाला एक कर्व कंसिडर कर लिया, दोनों ही कर्व आपके x, y मतलब x और y का फंक्शन है। अच्छा, f वाला जो कर्व है वो उसकी जो टेंजेंट है एंगल बना रही है φ1, ऐसे g वाला जो कर्व है उसकी टेंजेंट जो एंगल बना रही है φ2। तो जरा एक काम करे, मैं अगर आपसे पूछूं कि पहले कर्व की जो टेंजेंट है उसकी स्लोप कितनी होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व f एट p पॉइंट, है ना, p पॉइंट आपको उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या होगी वो, आप बोल दोगे यहां पे अगर ये मान लो df बाई dx है, df बाई dx, और अगर p पॉइंट आपको दिया हुआ है, x1, y1, आपको ने बताया ना जब भी आप स्लोप निकालते हो तो उसमें ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया करो, ठीक है। इसको मैंने लिया m1, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब जो भी आपको फंक्शन दिया होता है आप उसका dy बाई dx निकालते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, जैसे मैंने f लिया है, आप एक काम करो इसके अंदर ना पर्टिकुलरली उसी डेफिनेशन को फॉलो करो, आप dy बाई dx ले लो, मतलब इस कर्व का पहले y निकालो और फिर उसका डेरिवेटिव कर दो और उसमें x1 y1 पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व मिल गई। सिमिलरली स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व g एट पॉइंट p अगेन, तो क्या होगा, उसका dy बाई dx एट द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो मिल जाएगा m2। अच्छा, ये तो हो गया कैलकुलस वाला पार्ट। जो स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ा था, ये लाइन φ1 एंगल बना रही है, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, आप ले सकते हो tan φ1, और इस लाइन की स्लोप क्या होगी, tan φ2। आई बात समझ कुछ, ठीक है। आपने कैलकुलस की टर्म्स में भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के रख ली और इन टर्म्स ऑफ एंगल भी आपने स्लोप निकाल के रख ली। अब आप इसमें देखो, बहुत ही सिंपल से एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि जो आपका φ1 है ना वो थीटा प्लस φ2 है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखते हैं इसको कि जो φ1 है क्लियरली इज थीटा प्लस φ2, देयरफॉर आप थीटा की वैल्यू क्या ऑब्टेन कर सकते हो इससे, φ1 माइनस में φ2, थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, सिर्फ एंगल का तो कोई रोल है ही नहीं, जब तक इसमें tan नहीं लगेगा तब तक स्लोप इन्वॉल्व नहीं होगी। मैंने दोनों तरफ tan अप्लाई कर दिया, tan थीटा, यहां पे भी tan अप्लाई कर दिया, समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर इतनी ट्रिक तो हम सबको आती है कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लिया जाए, tan φ1 माइनस tan φ2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan φ1 इंटू tan φ2। tan φ1 इज m1, tan φ2 इज m2। तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों यहां पे मैंने लिख दी m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, और अगर मैं इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूं, मोड लगा दूं, दैट मींस वैल्यू विल बी पॉजिटिव ओनली, तो उस केस में जो थीटा होगा ना वो आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल ले लिया मैंने, एक्यूट एंगल, ठीक है।
एक्यूट एंगल बिटवीन द टू कर्व। ये दो कर्व है ना, ये दो कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, तो वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन किस में निकलता है? एक्चुअली दो टेंजेंट्स के बीच में निकलता है। पहले कर्व की टेंजेंट आपकी आ रही थी जो φ1 एंगल बना रही है, दूसरे कर्व की टेंजेंट φ2 एंगल बना रही है। जो दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल बन रहा है ना, वो ही एंगल दो कर्व के बीच में हम कंसिडर करते हैं। और अभी यहां पे जब मैंने मोड कंसिडर कर लिया तो मैं एक्यूट एंगल बता रहा हूं बिटवीन द टू कर्व। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल नोट है। स्पेशल नोट स्ट्रेट लाइंस में पड़ा हुआ है कि अगर मान लो दोनों ही टेंजेंट्स की स्लोप इक्वल है, दोनों ही टेंजेंट्स की स्लोप इक्वल है, तो मतलब वो लाइन क्या है? दोनों टेंजेंट्स क्या है? पैरेलल है, तो थीटा उसमें क्या होगा? 0 डिग्री। दोबारा, अगर मान लो पहली टेंजेंट और दूसरी टेंजेंट उनकी स्लोप सेम है, वो कब होगा? जब दोनों लाइन पैरेलल होगी, ठीक है, या वो कोइंसिडेंट होगी, एक के ऊपर एक हो गई वो लाइन, तो उस केस में एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स या दो कर्व के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तभी तो टेंजेंट सेम आएगी, टेंजेंट सेम होगी तभी तो उनकी स्लोप इक्वल आ सकती है, अदरवाइज तो होगी नहीं। ठीक, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, ये कंडीशन कब थी? पहले वाले की स्लोप और दूसरे वाले की जो स्लोप उनका प्रोडक्ट -1 है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों टेंजेंट्स आपस में 90 डिग्री पे होगी। चलो 90 डिग्री की कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन, ये ध्यान रखना, थर्ड कंडीशन में ये बोल रहा है कि मान लो पहली स्लोप, जो पहली टेंजेंट है ना, उसकी स्लोप 0 है, मतलब पहली वाली जो टेंजेंट है ऐसे हो गई। स्लोप 0 होने का मतलब क्या हो गया? वो या तो x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है। m2 इज इनफाइनाइट, मतलब जो दूसरी टेंजेंट की स्लोप है वो इनफाइनाइट है। कब होगी? जब वो परपेंडिकुलर होगी। समझ रहे हो? x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी। ये इनफाइनाइट स्लोप वाली लाइन होती है और ये 0 वाली होती है, तो इनके बीच में एंगल क्या बना? दोनों टेंजेंट्स के बीच में 90 डिग्री अगेन। मतलब एक की स्लोप अगर 0 आ रही है और दूसरे की स्लोप इनफाइनाइट आ रही है, और एक की स्लोप इनफाइनाइट और दूसरे की स्लोप 0 आ रही है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज में हमारे पास एंगल तब भी 90 डिग्री होगा। समझ गए आप? ठीक है, तो ये स्पेशल केस है, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों तो सबको पता ही है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। अप्लाई करते हैं, जरा इसको अप्लाई कर लेते हैं। अब होता क्या है इसमें ना, देखो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं नहीं उठा रहा इसमें, क्योंकि मैंने आपको बोला पर्टिकुलरली मैं ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूं टॉपिक। ठीक है, अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना सिंपल होगा कि आप पहले ना दोनों कर्व को सॉल्व करके, आपस में सॉल्व करके उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, और फिर पहले वाले कर्व की स्लोप निकालो, दूसरे वाले कर्व की स्लोप निकालो, m1 m2 आ जाएगा उन पॉइंट्स पे, और tan थीटा का फॉर्मूला लगा देना। अच्छा, जब हम कंपटीशन की बात कर रहे थे वहां पे ना कहीं हमारा टाइम बचाने की कुछ कंडीशन दी होगी। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, यहां पे पहला कर्व है मेरे पास x² - y² इज इक्वल टू a²। ये मैंने इक्वेशन 1 मार्क कर दी कि फर्स्ट कर्व है हमारे पास। सेकंड x² + y² इज इक्वल टू a√2, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ओके, इसमें ना मेरे हिसाब से यहाँ पे a² है, अदरवाइज ये तंग करेगा। a² कर लो इसको। ठीक है, देखते हैं। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भाई दोनों इक्वेशंस में एक बार x² - y², एक बार x² + y² है, तो आप दोनों को अगर आप ऐड कर दो, ठीक है, 1 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ गया? 2x² इज इक्वल टू y² कैंसिल हो गया। यहां पर क्या आ गया? a² कॉमन ले लूं अगर मैं तो 1 + √2। ठीक है, इसलिए मैंने a² लगाया था, क्योंकि अदरवाइज क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक ही टर्म्स में प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा। तो x² की वैल्यू मेरे पास आ गई a² 1 + √2/2। अब आप ना x की वैल्यू निकालने की अभी जल्दी मत करो, अदरवाइज क्या करोगे? रूट लगाओगे आप। अच्छा, रूट के अंदर 1 + √2/√2, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगी x की काफी वैल्यू। आप x² को x² ही रहने दो, देखते हैं लास्ट में अगर जरूरत पड़ी तो वापस इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाएगा तो रफ में ही करना है जो सॉल्व करना है हमें। हमने फटाफट क्या किया, x² की वैल्यू निकाली, उसी के बेस पे मैंने y² की वैल्यू निकालने की कोशिश करी। मैंने फर्स्ट दोबारा कंसिडर किया तो y² की वैल्यू मुझे फर्स्ट से क्या मिल रही है? x² - a²। ठीक है, y² इधर, a² इधर, मतलब वर्किंग आप खुद भी कर ही लोगे वैसे तो। ठीक है, x² माइनस में a², x² की वैल्यू मेरे पास कितनी है? a² 1 + √2/2 माइनस में a²। ठीक है, तो y² की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? a² अगर मैं पूरे में से कॉमन ले लूं 1 + √2, यहां पे एलसीएम ले लिया -2/2,
तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 बाय 2। वाई स्क्वायर की वैल्यू समवट सेम आ रही है, ये मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रख ली, यहां पे मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। ठीक, अभी हमें नहीं पता कि इसको हम आगे कैसे यूज करेंगे। हमने क्या किया, अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अल्टीमेटली मुझे स्लोप्स चाहिए। हमने यहां पे क्या किया, फर्स्ट कर्व उठाया और उसका dy बाई dx करना शुरू किया, क्योंकि स्लोप तो dy बाई dx से मिलेगी। आपने फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट किया, 2x हो गया, ये 2y हो गया, dy बाई dx आ गया, a स्क्वायर का तो यहां पे 0 हो गया। तो मुझे जो dy बाई dx दिख रही है बच्चों, मुझे जो dy बाई dx दिख रही है वो क्या हो गई, x अपॉन में y, x अपॉन में y। अच्छा, दोनों कर्व की शेप कुछ भी हो, मान लो दो कर्व है, वो कहीं ना कहीं P एक x1 y1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। वो पॉइंट मैंने निकालने की कोशिश की पर काफी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ रही है, तो मैं उस पॉइंट को ना x1 y1 एज्यूम कर लेता हूं। एक काम करता हूं, या x1 y1 एज्यूम कर लो, ठीक है, और ये x1 का स्क्वायर हो जाएगा या y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास ना, जैसे मैं करता नहीं यहाँ पे कि पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, कि मेरे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 y1 है, तो वह आ जाएगा x1 बाय y1। ये हो गई स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व। सिमिलरली सेकंड को सॉल्व करते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव किया तो क्या आ रहा है, 2x प्लस 2y dy बाई dx। अच्छा, 0 तो यहां पर भी आएगा, 0 तो यहां पर भी है, तो इस बार जो dy बाई dx की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस एक्स अपॉन वाई। अगर मैं पॉइंट यूज करूं इसमें x1 y1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस x1 बाय y1 इक्वल टू m2 आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आपके पास m1 m2 आ गया, तो tan थीटा का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, क्योंकि सॉल्विंग में थोड़ी सी जगह और चाहिए। m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, फॉर्मूला लिया। चलो यहां पे अब देख लेते हैं कितनी वर्किंग की नीड है। m1 और m2 की वैल्यू रखी, tan थीटा m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है x1 बाय y1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है, माइनस x1 बाय y1। एक काम करूं, वो जो डिवाइड है उसको ऐसे लिख दूं जी, ये वाला डिवाइड है उसको ऐसे लिख दूं, 1 प्लस m1 की वैल्यू x1 इंटू y1 है और m2 की वैल्यू है माइनस x1 बाय y1। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चल रहे हैं, नेगेटिव आएगा तो उसे पॉजिटिव कर देंगे। यहां पे न्यूमरेटर के अंदर अगर मैं बात करूं tan थीटा, ये कितना हो गया, x1 अपॉन y1 प्लस x1 अपॉन y1, है ना, प्लस हो गया। अब x1 अपॉन y1 प्लस x1 अपॉन y1 कितना हो गया, 2x1 अपॉन में y1 डिवाइडेड बाय, यहां पर y1 स्क्वायर ऊपर चला गया, एलसीएम ले लिया, है ना, ऊपर आ गया y1 स्क्वायर माइनस में ये हो गया x1 का स्क्वायर अपॉन में y1 का स्क्वायर। अब जब इसको रेसिप्रोकल किया तो एक y1 से एक y1 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू नीचे है। देखो जरा, tan थीटा 2x1 तो था ही, ये एक y1 ऊपर बचा। कैसे बचा, एक y1 से एक y1 कैंसिल हो गया, एक y1 बच गया। यहां पे नीचे क्या आ गया, y1 का स्क्वायर माइनस में x1 का स्क्वायर, माइनस में x1 का स्क्वायर। अब इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू, मतलब मेरे पास यहाँ पे x1 और y1 होना चाहिए, दैट मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो मैं आगे सॉल्व कर पाऊंगा। अच्छा चलो, y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर की वैल्यू तो ऑब्टेन कर सकते हैं हम यहां से कि जो x1 y1 है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो अगर वो पॉइंट इसके अंदर मैं पुट कर दूं तो x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर कितना हुआ, a स्क्वायर हो गया। सही है, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज a स्क्वायर। तो y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर क्या होगा, माइनस a स्क्वायर, माइनस कॉमन लेकर शिफ्ट कर दिया। दूसरा, 2x1 y1 प्रॉब्लम कर रहा है मेरे पास ना, यहां पे इसको मैं ले सकता हूं x1 का स्क्वायर, इसको मैं ले सकता हूं y1 का स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो रफ में क्या आएगा, एक बार करके देखे। x1 का स्क्वायर और y1 के स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो a रेज़ टू पावर स्क्वायर और a रेज़ टू पावर स्क्वायर, a रेज़ टू पावर 4 हो गया, नीचे 2 इंटू 2 4 हो गया, और यहां पे क्या बना, √2 + 1 √2 - 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया, √2 + 1 √2 - 1,
√2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 - 1 1 आ रहा है ना। तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर ये आ रहा है। आपके पास क्या आ गया, आपके पास x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर बच्चों आपके पास आ गया a की पावर 4/4, 4 इधर चला गया, 4 आपका इधर चला गया। तो ये आपने एक वैल्यू ऑब्टेन कर ली। ये मैंने कैसे करी मैं आपको दिखा देता हूं। इसको एक काम करते हैं, a × b मान लेते हैं, और a × b हमारे पास क्या है, ये मेरे पास a वाली इक्वेशन हो गई और ये मेरे पास b वाली इक्वेशन हो गई। मैंने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मुझे ये वैल्यू मिल गई, काफी सिंप्लीफाइड वैल्यू। और ये वैल्यू यहां पे मैं यूज कर सकता हूं। कैसे यूज कर सकते हैं आप देख लो। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो 2x1y1, 2x1y1 इज √a⁴। आई बात समझ? देखा ट्रिक इसमें क्या यूज हो गई, एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा एनसीईआरटी क्वेश्चन में आप प्रॉपर्ली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे फिर आगे बात करोगे। यहां पे हमने कोशिश की पर काफी कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही थी, हम वही रुक गए। और फिर बाद में देखा किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें 2x1y1 की रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या करा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर निकाला, जिससे अपॉन में वहां पे 4 दिखने लग गया, तो 4x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर मिल गया, जिसको मैंने 2x1y1 स्क्वायर रूट करके ऑब्टेन कर लिया। अच्छा यहां पे y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी ली थी हमने, माइनस में a स्क्वायर। tan थीटा ये वैल्यू आ गई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस a स्क्वायर, ये कितना आ गया मोड में -1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 विच इज इक्वल टू +1, विच इज इक्वल टू tan π/4। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया बच्चों दोनों में, दोनों कर्व के बीच में π/4। जबकि हमने पर्टिकुलरली x1 और y1 की वैल्यू निकाली नहीं है, हमने उनका एक रिलेशन निकाला और उसी से बात बन गई। आई बात समझ? ठीक है, क्लियर है टॉपिक पूरा। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये देखो इसमें थोड़े अलग टाइप के कर्व ले लिए, एक तो हमने ले लिया पैराबोला और एक ले लिया एक्सपोनेंशियल कर्व, इसके बीच में एंगल पूछ रहा है। अब फिर वही बात कि ये दोनों कर्व में भी एक पॉइंट में भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, हमें ये भी नहीं पता होता। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब हम निकालते हैं तो ही पता चलता है, ठीक, कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे। अच्छा जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेंगे ना दो कर्व के, आपको उतनी ही जगह पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चेक करना होता है। इसमें अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूं, ये y स्क्वायर है, अब सोचो ना y की वैल्यू अगर मैं इसमें रखता हूं तो कितना खराब लगेगा, e - x/2 का स्क्वायर और इक्वल टू 4x, मतलब x की वैल्यू ना एक प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू आती हुई नहीं दिखेगी आपको। तो हम एक काम करते हैं, इस बार ना इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रुक के निकालते हैं। बस हम मान लेते हैं कि मान लो ये कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और ये आपका e की पावर -x/2 जा रहा है कर्व, तो किसी एक p पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा जिसको हम x1 y1 ले लेते हैं, जैसे पहले किया था। एज्यूम करके चल रहा है कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। हमने क्या किया, फिर से वही पहला कर्व लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों कर्व की जो टेंजेंट है उनकी स्लोप निकालो। डिफरेंशिएट किया 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 4 × 1, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 4 और 2 कैंसिल हुआ तो 2/y आ गई। आपको बार बार बोल रहा हूं एक ही पैटर्न फॉलो करना, पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना मत भूलना, ठीक है। dy/dx एट x1 y1 कितना हो गया, सिर्फ y ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये हो गया m1, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड कर्व है y इज इक्वल टू e⁻⁻x/2। यहां पर dy/dx जब मैंने निकाला तो एक्सपोनेंशियल तो एक्सपोनेंशियल ही रहता है, ये तो किसी को कुछ नहीं कहता। और फिर जब -x/2 का चेन रूल से करा तो -1/2 आ गया। अच्छा इससे क्या हुआ कि ये पूरा y मैच हो रहा है, यार ये पूरा y मैच हो रहा है, तो इसको वापस कन्वर्ट बैक कर देते हैं y में, तो dy/dx -12y आ गया। अच्छा एट x1 y1 पॉइंट पे क्या होगा, इसका स्लोप वो आ गया -y1/2, या आ गया m2,
ये आ गया M2। अब ना देखो मेरे पास y1 की वैल्यू नहीं है ना, मैं निकालने की सोच रहा हूं। स्पेशल केसेस, अगर गलती से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कंसिडर M1 इंटू M2, समझ आ गया मेरे ख्याल से आपको, है ना। M1 इंटू M2, वहां पे वैल्यू कितनी थी 2/y1, इसकी वैल्यू कितनी है -y1/2, कितना आया -1। M1 और M2 आपका कितना आ गया -1। जब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, दैट मीन्स इसकी दोनों टेंजेंट्स क्या है, राइट एंगल पे। दोनों कर्व के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो वैसे ही कैंसिल हो गया, है ना। तो देयरफॉर हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व बिटवीन द टू गिवन कर्व 90 डिग्री एंगल है आपका, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 आ रहा है। क्लियर हुआ। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, किसी में मुझे x² y1² x1² y1² निकाल के रुकना पड़ा, बाद में यूज हुआ। इसमें तो यूज ही नहीं हुआ कुछ, मतलब हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वो ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन को आप प्रोसीड करो, आगे चल के आपको कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा, जितना आपने पढ़ा उसमें से मिल जाएगा कुछ ना कुछ। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में ही एक सब टॉपिक है ऑर्थोगोनल कर्व, ठीक है। ऑर्थोगोनल कर्व, ऑर्थोगोनल जहां मैथ्स में आएगा ना बच्चों, ऑर्थोगोनल की बात जहां पे आएगी, इसका मतलब क्या होता है कि आपका एंगल जो है ना दोनों कर्व के बीच में, वो राइट एंगल है, कंफर्म्ड। अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल है वो कब होगा, जब उन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होगा, मतलब जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनकी टेंजेंट्स क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व कैसे मिलता है, उनकी टेंजेंट्स के बीच का एंगल। अब टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों कर्व के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको देखो दो कर्व गिवन है, उसमें से एक कर्व से तो आप फेमिलियर हो, दूसरा कर्व ग्राफिकली आपको नहीं पता। तो मैं बता देता हूं कि अगर ay² = bx³ की फॉर्म आती है ना बच्चों, तो ये ऐसे कर्व बनता है, ऐसे ये कर्व ऐसे बनता है। मतलब जितने कर्व आपको पता चलते रहते हैं ना, वो आप मेमोराइज करा करो, आपको आगे हेल्प होगी अच्छे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है हमारा। तो कर्व की नॉलेज आपको होनी चाहिए, नहीं है तो आप ध्यान रखना इसको। y² = x³ का कर्व ऐसा बनता है, ये देखो बना रखा है मैंने पहले से। y² = x का पता है, वो तो पैराबोला बनता है, बना दिया। अब हमें ये दिख रहा है कि ये जो दोनों कर्व है ना 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक O, एक A और एक B, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले इसमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है, तभी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात होगी। एंगल पूछा है पर पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 दिख रहे हैं मल्टीपल, उनको पहले सॉल्व करो। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कैसे, इसमें एक चीज ईजी ये है कि 2y² = x³ था ये फर्स्ट कर्व, है ना। तो दूसरा y² = 32x है, तो y² की वैल्यू यूज हो जाएगी ना बच्चों इसमें, y² की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास जो फर्स्ट कर्व है उसमें y² की वैल्यू कितनी हो गई, x³ हो गई। सॉरी, y² की वैल्यू यहाँ पे 2 तो है ही, फर्स्ट वाले कर्व की बात कर रहा हूँ। y² की वैल्यू हो गई मेरी 32x = x³ चल रहा है। अब x से x कैंसिल मत करना, डिग्री कम नहीं करते कभी भी। इसमें हम क्या करेंगे, x³ = 64x, जिसमें मैंने क्या किया, x³ - 64x = 0, x कॉमन लिया तो x² - 64 = 0। समझ रहे हो ना। यहां पे एक तो x की वैल्यू 0 आ गई, एक बार x² = 64 आया तो आपको x की दो वैल्यूज और मिल गई +-8। आई बात समझ, आपने x की वैल्यू तो निकाल ली। अब कोरस्पॉन्डिंग मान लो मैंने सेकंड कर्व उठाया, ये वर्किंग बहुत ही इजी वर्किंग में बता रहा हूं, आप खुद कर ही लोगे, वर्बली हो जाएगी वर्किंग। अगर आपके पास x 0 है तो y भी 0 आ गया, तो आपको O पॉइंट मिल गया 0,0, ठीक है। अगर आपका x +8 है तो y कितना आएगा, y² 256 बन रहा है, जिससे आपकी y की वैल्यू क्या मिल रही है, +-16। तो आपको 2 पॉइंट मिल रहा है, एक मिल रहा है 8,16 जिसको मैंने A पॉइंट बोल दिया, ये x 8 है और y 16 हो गया। अच्छा, इसी में B पॉइंट आपको मिल गया, x तो 8 है पर ये -16 है, ये हो गया।
अब बस पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि अगर आप x को -8 लेते हो तो उससे कोई पॉइंट नहीं मिला क्या? 3 पॉइंट तो आपको दिख ही रहा है, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे x को -8 रखोगे तो -256 आएगा, जो कि रियल वैल्यू नहीं देगा आपको। तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपने निकाल लिए, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गए तरीके से, O है, A है और B है, इन तीनों पे अलग अलग मुझे एंगल चेक करना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मुझे पहला कर्व जो गिवन था, अब जरा देखना है इसमें, मतलब टेक्निक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेवलप करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे क्या है, 2y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब है। अब देखो अभी तक हम क्या सीखते आए हैं, लगा दो इसका डेरिवेटिव कर दो, कर दिया हमने फटाफट। 2y 3x स्क्वायर, एक सेकेंड, 2 इंटू 2y, ये नोट मत करना, पहले सुन लो एक मिनट, dy बाई dx ये होगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाई dx की वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो 3x स्क्वायर अपॉन में 4y मिली। तो अगर मैं 0,0 ओ पॉइंट पे अगर मैं इसकी स्लोप देखूं, अरे वो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, तो यहां पे स्लोप ही नहीं मिल रही, क्या करोगे? तो ये चीजें भी तुम्हें थोड़ी देखनी पड़ेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इसमें पहले कर्व की इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन उठाई मैंने, 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसको ले लिया √2y का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो √2y की वैल्यू कितनी हो गई, x की पावर 3/2 हो गई। आई बात समझ? थोड़ा सा कर्व को सिंप्लीफाई करा, मतलब रट तो सकते नहीं ना, क्वेश्चन देखा, प्रॉब्लम आई, उसका रिजॉल्व हमने कर लिया, समझे? वहां पे मुझे इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है स्लोप की ओ पॉइंट पे, तो यहां पर मैंने कर्व को पहले सिंप्लीफाई करा, क्या बेनिफिट हुआ, कह रहा अब करो डिफरेंशिएट। यहां पे √2 ऐसे रखा, dy बाई dx, और इसका हो गया 3/2 x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 पावर रूल लगा के। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई भाई, हमारे पास आ गई 3/2 √2 x की पावर 1/2। और एट 0,0 पॉइंट पे देखना आप dy बाई dx कितना होगा। जब भी dy बाई dx निकालते हो तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते हो ना, आपने यहाँ पे x को 0 रखा तो 0 आ गया, तो मतलब ये क्या आ गया, m1 आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व आ गई, फर्स्ट कर्व उठाया था। अच्छा दूसरा कर्व भी उठा के यहाँ पे बात करो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x। अच्छा इसमें मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, 2y dy बाई dx इक्वल टू सिर्फ 32 बचा। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 16 अपॉन में y आ गई। इसमें अगर मैं 0,0 देख लूं, यहीं पे कर देता हूं, इसमें अगर मैं 0,0 देख लूं तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, देखना यहां 0 रखूंगा अपॉन में तो इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट चलेगा, 0/0 नहीं चलता। इसको मैंने m2 ले लिया, बात आधी से ज्यादा आपको मुझे लगता है क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई, एक की स्लोप 0 आ रही है, दूसरे की स्लोप इनफाइनाइट आ रही है, केस पढ़ा हमने, आज ही तो पढ़ा है। दोनों कर्व के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर m1 0 आया और m2 इनफाइनाइट आया तो हम क्या लिखेंगे, एट ओ पॉइंट थीटा कितना है, 90 डिग्री। ये बताया था ना, एक की स्लोप 0 आ रही है, एक की इनफाइनाइट आ रही है, तो उस केस में एंगल बिटवीन द टू कर्व कितना होता है, 90 डिग्री। स्पेशल केस इंपॉर्टेंट जो नोट लिखा हुआ था, थर्ड पॉइंट था उसमें। अच्छा ग्राफिकली भी वेरीफाई हो रहा है, आप ये देखो ना, ये 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब वाला जो है उसकी टेंजेंट ये है x एक्सिस, ये टेंजेंट है। अच्छा ये जो y स्क्वायर वाला कर्व है उसकी टेंजेंट क्या है, y एक्सिस। तो इस x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल कितना आ रहा है ओरिजिन पे, 90 डिग्री। तो ये तो क्लियर है, ठीक। तो O पॉइंट पे तो मैंने एंगल चेक कर लिया, अब बात आ रही है A और B पर। अब देखो ये कर्व ना सिमेट्रिकल है, y स्क्वायर इक्वल टू 3x, या ये वाला दोनों सिमेट्रिकल कर्व है। कह रहा है A पे जो तुम एंगल निकालोगे B पे वही होगा, सिमेट्रिकल है। A पे मेहनत कर लेते हैं, काम करते हैं, है ना। A पॉइंट मुझे पता है, A पॉइंट मुझे पता है कितना है, 8,16 हमने कैलकुलेट किया था। अच्छा फर्स्ट कर्व को अगर मैं उठाता हूं, इस पॉइंट पे जैसे हम नॉर्मली स्लोप निकालते हैं, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। निकालते हैं फटाफट, 2 इंटू 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे तो क्या हो रहा था, x अपन y जा रहा था तो 0/0 बन रहा था O वाले पॉइंट पे, 0,0 पे। यहां पे 2 इंटू 2y dy बाई dx, चलो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई
3x² अपॉन में 4y। ए पॉइंट पुट करो, 8,16 पे देखो जरा dy/dx कितना आएगा, देखो 3/4 को साइड में रखा, 8 का स्क्वायर आपको आ गया 64, क्लियर, और ये आ गया 16, सही है। तो आपका ओवरऑल आंसर आ गया 3। इसको मैंने m1 ले लिया। ए पॉइंट पे पहले कर्व पे जो टेंजेंट है ए पॉइंट पे उसकी स्लोप 3 आ रही है, ठीक। अच्छा, फिर दूसरा कर्व कंसिडर किया y² इक्वल टू 32x, इसकी स्लोप तो निकाल चुका हूं, एक ही तरीके से निकल गई थी स्लोप। तो dy/dx मेरे पास कितना आ चुका था, वो आ चुका था 16/y। तो ए पॉइंट पे चेक कर ले हम 8/16 पर dy/dx कितना होगा, यहां पे सिर्फ y के लिए यूज हो सकती है क्योंकि यहां पे सिर्फ y है, y आपका 16 है, 1 आ गया, ये m2 आ गया, ये आपका m2 आ गया, m1 आ गया, m2 आ गया। तो tan थीटा निकालने में हमें क्या दिक्कत है, tan थीटा तो हमें पता है, एक्यूट एंगल निकाल लो, ठीक है। तो tan थीटा m1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, m2 की वैल्यू 1 है, m1 की 3, m2 की 1, 1 प्लस 3 इंटू 1, tan थीटा कितना आ गया, डायरेक्टली ऊपर 2 नीचे 4, 1/2, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 1/2। ये एंगल किस पे है, ए पॉइंट पर, कह रहा बी पे भी सेम है, बी पे भी सेम है, क्यों, ड्यू टू सिमेट्री। अरे ग्राफ हमारे जो दोनों कर्व है वो सिमेट्रिकल कर्व है ना, तो ड्यू टू सिमेट्री। तो आप ये देखो सारे मतलब अलग अलग टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए जिसमें मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक में क्या हुआ, कुछ हद तक हमने सॉल्व किया, फिर वेट किया, लास्ट में उसकी एक कंडीशन बना के यूज कर लिया, ठीक है। तो ये टेक्निक्स है, प्रैक्टिस से डेवलप होगी आपकी, ठीक। देखिए आगे कॉमन टेंजेंट का पॉइंट है अब हमारे पास, अगला जो पॉइंट है कॉमन टेंजेंट्स का, ठीक है। आपको कह रहा है प्रूव करो कि ये दोनों कर्व टच करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, और 2 पॉइंट पर टच कर रहे हैं पर्टिकुलरली, और कह रहा है इक्वेशन बताओ उनकी कॉमन टेंजेंट की उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। मतलब ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि मान लो ये एक कर्व है, ये दूसरा कर्व है, ये टच करेगा तो इनकी कॉमन टेंजेंट होगी ना, कॉमन टेंजेंट होगी, ठीक है। और अभी तो क्या कह रहे हैं कि दोनों कर्व 2 पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ठीक है, और आपको उन दोनों पॉइंट्स पे उनकी दोनों कॉमन टेंजेंट्स बतानी है। तो क्या करेंगे, देखो पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो निकालो कि जहां पे टेंजेंट है तो वो कैसे होगा, दोनों कर्व जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे तो कॉमन टेंजेंट होने की पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे पहला कर्व कंसिडर किया xy इज इक्वल टू 4 और दूसरा कर्व कंसिडर किया x² प्लस y² इक्वल टू 8, ठीक। इसको सॉल्व किया तो यहां से मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली 4/x, यहां पे रखी, x² प्लस 16/x² इक्वल टू 8 आ गया। इसको जब हमने एलसीएम लिया तो मेरे हिसाब से कितना आ रहा है आपका, x की पावर 4 माइनस 16 है ना, प्लस 16 माइनस 8x² इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x, ये बन रहा है आपका x का स्क्वायर माइनस में 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। इतनी नॉर्मल से वर्किंग है, वर्किंग तो आप कर ही लोगे। तो x² माइनस 4 इक्वल टू 0, जिससे आपको x की 2 वैल्यूज मिल गई, प्लस माइनस में 2। अच्छा, x की 2 वैल्यूज आई तो कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं x को 2 लेता हूं तो y 2 आ रहा है, x को -2 लेता हूं तो y -2 आ रहा है, ठीक है। 4 आप ये भी ले सकते हो, 4 y इज इक्वल टू 4/x, है ना। आप x की वैल्यू 2 लेते हो तो y 2 आ रहा है, और x की वैल्यू अगर आप -2 लेते हो तो y -2 आ रहा है। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, 2,2 और -2,-2। ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल गए। अब आपको क्या चेक करना है कि क्या इस पॉइंट पे मुझे कोई कॉमन टेंजेंट मिल सकती है, प्रूव करना है ना। तो कॉमन टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, पहले वाले कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकालो। पहला कर्व कंसिडर किया विच इज xy इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/x, तो dy/dx कितना आ गया इसका, आप बोलोगे
4 तो है ही, आप बोलोगे यहाँ पे 4 तो है ही, 1/x का कितना होता है, -1/x का स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन, तो -4/x² आ गया। ठीक है, अच्छा इसको पहले पॉइंट को अगर मैं a ले लूं और दूसरे पॉइंट को अगर मैं b ले लूं, तो a पॉइंट पे जो कि 2,2 है, इस पे dy/dx निकालना, इस पे dy/dx क्या होगा, -4/4, वैल्यू आ गई -1। ठीक है, x की जगह 2 रख दिया ना, तो ये तो आ गई m1, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व। अच्छा दूसरा कर्व उठाया, दूसरा कर्व आपके पास क्या है, x² + y² = 8, इसका डेरिवेटिव किया 2x + 2y, dy/dx = 0। ठीक, तो dy/dx की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, -x/y। ठीक है, और a पॉइंट पर ही इसका dy/dx अगर मैं चेक करूं तो क्या आएगा, a पॉइंट 2,2 है ना, तो -2/2, अगेन -1, तो ये क्या आ गया, m2 आ गया, m2 आ गया। समझ आई बात? तो m1 और m2 चेक करना, दोनों की स्लोप तो सेम आ रही है, मतलब वो कह रहा है पहले कर्व पे जो टेंजेंट ली मैंने उसकी स्लोप -1 आई, कह रहा है दूसरे कर्व पे जो टेंजेंट ले रहा हूं उसकी स्लोप भी -1 आ रही है, मतलब लाइन कॉमन है, लाइन कॉमन है। अच्छा फिर इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दो। जैसे मैं अगर बोलूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट मैंने क्या लिया, 2,2, तो आप जानते हो उसमें क्या होता है, y - y1 = ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमें आती है, ये होता है। तो y1 की वैल्यू 2 है, dy/dx की वैल्यू -1 आ चुकी है, और x1 की वैल्यू भी 2 है। सिंपली इसको सॉल्व कर लो, y - 2 = -x + 2, तो सबको उधर बुला लो, x + y -4 = 0। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई एट ए पॉइंट। सेम वर्किंग बी के लिए कर लो। ठीक है, सेम, ये मैं लिख देता हूं, ट्राई कर लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। सेम प्रोसेस फॉर पॉइंट बी। क्या करोगे, जो बी पॉइंट लिया था ना -2, यहां पे स्लोप में रख के देख लो, सेम आएगा। इधर रख के देखो, वो वैल्यू आपकी इक्वल आएगी, और सेम -2 पे स्लोप निकाल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेना बस। तो दोनों पॉइंट पे मतलब टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, एक पॉइंट पे बता दिया, दूसरा पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। क्लियर हो गया कॉमन टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट? तो ये तो एक कॉमन टेंजेंट का ना इजी कॉन्सेप्ट था, मतलब आपको क्या करना है कि दोनों की स्लोप चेक कर लो टेंजेंट्स की, अगर सेम आ गई तो दैट मीन्स टेंजेंट भी सेम है, टेंजेंट कॉमन है। एक इसका अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो ये पढ़ो एक बार क्वेश्चन, अ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व। ठीक है, C1 मतलब सच दैट भी लगा सकते थे, ये सिंबल भी चलता है आपका कंटेंट वाला, कि C1 में हमारे पास ये कर्व है, y = x² + 4x + 8। एक टेंजेंट इस कर्व पे P पॉइंट पे है, और वही टेंजेंट C2 कर्व को टच करेगी एट पॉइंट Q, मतलब टेंजेंट कॉमन है, दोनों कर्व की टेंजेंट सेम है। ठीक है, मतलब अलग अलग कर्व अगर आपके पास है कुछ ऐसे, तो ये ऐसे जा सकता है, मतलब समझ रहे हो, ये ऐसे हो गया, ये लाइन है ना जैसे ये, तो ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, ऐसे आपको वो दोनों P और Q पॉइंट बताने हैं, दोनों P और Q पॉइंट। ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। दोनों P और Q पॉइंट कैसे निकालेंगे, टेंजेंट के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा, आपको ऐसे बता दिया कि भाई एक टेंजेंट है जो P पॉइंट पे पहले कर्व को टच कर रही है, दूसरे कर्व को Q पॉइंट पर टच कर रही है। मैंने क्या किया, उसको लेट कर लिया, लेट y = mx + c बी कॉमन टेंजेंट। आपको आइडिया लग रहा है ना कि कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है ये, एक ही टेंजेंट तो दोनों कर्व को अलग अलग पॉइंट पर टच कर रही है। अब ऐसा है कि देखो पहले कर्व को अगर ये टेंजेंट टच कर रही है तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करें। पहला कर्व मैंने कंसिडर किया y = x² + 4x + 8, और टेंजेंट की इक्वेशन मेरे पास क्या है, y = mx + c। भाई दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, क्योंकि मैं इन दोनों का पहला कर्व C1 और जो टेंजेंट मैंने लेट किया है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों, एक लाइन और एक कर्व कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी।
तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख दिया। समझ गए, ये भी y है ये भी y है, दोनों को इक्वल रखा। एक क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स को इधर ले आए तो 4 माइनस एम एक्स कॉमन ले लिया और 8 माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये एक बन गई क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हो सकते हैं। अब ये लाइन अगर इस कर्व को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो ये टेंजेंट थोड़ी होगी। अब टेंजेंसी की कंडीशन क्या बताई थी मैंने लास्ट लेक्चर में, एक क्वाड्रेटिक के लिए टेंजेंसी की कंडीशन क्या है कि उसकी जो दोनों रूट्स होगी वो सेम होगी, वो दोनों रूट्स रिपीटेड होगी, और रिपीटेड रूट्स की कंडीशन क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 होगा। याद आया, अगर एक क्वाड्रेटिक है तो उसकी दो रूट्स होती है, अगर इसकी दो अलग अलग रूट्स हो गई तो इसका मतलब जो टेंजेंट है वो कर्व को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो वो टेंजेंट तो हुई नहीं ना। टेंजेंसी के लिए इसकी जो दोनों रूट्स होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, दैट मीन्स वो रिपीटेड रूट्स होनी चाहिए, और रिपीटेड रूट्स की कंडीशन हमने बचपन में ही पढ़ ली थी, डिस्क्रिमिनेंट को 0 लेते हैं। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं, जरा देखते हैं क्या आता है। ये बी स्क्वायर ले लिया मैंने, माइनस में 4a तो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, यहाँ पर 8 माइनस सी इक्वल टू 0 आ गया। ये हो गया 16 प्लस एम स्क्वायर माइनस में 8m माइनस में ये हो गया आपका 32 प्लस 4c इक्वल टू 0। तो यहां पर ना थोड़ा सा एक इक्वेशन आपको मिल गया जिसका आपको कुछ यूज नहीं दिख रहा एट प्रेजेंट, इक्वेशन ए। मतलब एम और सी में एक बढ़िया सी इक्वेशन आ गई जिसका कुछ हम कर नहीं पा रहे, रख लेते हैं, देखते हैं आगे काम आया में भी। अब कह रहे ये जो टेंजेंट थी पहले कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, वो हमने कंडीशन एज्यूम कर ली, ठीक है। कह रहे ये ही टेंजेंट दूसरे कर्व पे भी तो ये टेंजेंट है, तो हमने क्या किया, दूसरा कर्व कंसिडर किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, और टेंजेंट तो सेम ही है दोनों के लिए। मतलब क्या ये ना, ये एक टेंजेंट कंसिडर की, एक टेंजेंट को पहले कर्व के साथ ट्रीट किया, अब इसी टेंजेंट को कॉमन टेंजेंट है ना क्योंकि दूसरे कर्व के साथ ट्रीट कर रहे हैं, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देखेंगे कैसे दोनों को आपस में सॉल्व करो। तो हम यहां पे लिख देंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक तरफ शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एम एक्स प्लस 4 माइनस सी इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये लाइन टेंजेंट है इस पे, इट शुड हैव रिपीटेड रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो बी स्क्वायर, बी इज 8 माइनस एम माइनस 4 ए और सी, ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और सी 4 माइनस सी कॉन्स्टेंट टर्म। सॉल्व किया 64 प्लस एम स्क्वायर माइनस 16m माइनस 16 प्लस 4c इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस 16m, ठीक है, प्लस 4c और प्लस 48 इक्वल टू 0, बी इक्वेशन। अब यहां से हमें एक पॉइंट मिल रहा है, इक्वेशन ए इक्वेशन बी, दोनों में ध्यान से देखो, आप दोनों में ध्यान से देखो, एम स्क्वायर और 4c प्लस में है ना, यहां पे एम स्क्वायर और 4c फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी। इसमें से अगर मैं बात करूं ए में से, यहां लिख लेता हूं एम स्क्वायर प्लस 4c की वैल्यू कितनी आ रही है, आप लिखोगे 16 प्लस 8m, ठीक है, और बी में से एम स्क्वायर प्लस 4c की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आई 16m माइनस में 48। सॉल्व करते हैं इसको, जगह चाहिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 16m माइनस 48, तो 16 प्लस 8m, 16 प्लस 8m और क्या था 16m माइनस 48, है ना, फ्रॉम ए एंड बी। ये हमने ले लिया फ्रॉम ए एंड बी। चलो देखते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे सॉल्व हो गया, 48 इधर आ गया, 64 बन गया, ये आपका 8m बना, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 64/8, अगेन 8 आ गया आंसर, m आ गया। अब मान लो मैं ए इक्वेशन पूरी उठा लूँ, ए इक्वेशन मेरे पास क्या थी भाई, एम स्क्वायर माइनस 8m, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 4c माइनस 16 इक्वल टू 0। m की वैल्यू 8 प्लेस की हमने, 8 इंटू 8 प्लस 4c माइनस 16 इक्वल टू 0।
64 माइनस 64 कैंसिल हो गया, सी की वैल्यू मुझे 4 दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी, सी आ गया, एम आ गया। अब सी और एम आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी भाई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थी, तो y इज इक्वल टू एम आपके पास आया 8, c आ गया 4, आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन। अब टेंजेंट की इक्वेशन आ गई तो फाइनली अब आपको p और q पॉइंट चाहिए, है ना, p और q पॉइंट चाहिए, तो आप क्या करो, कोई भी एक कर्व उठाओ, पहला या दूसरा। पहला कर्व हमारे पास जो था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, उसको अब टेंजेंट की प्रॉपर इक्वेशन आ गई ना, पिछली बार टेंजेंट की इक्वेशन m और c में थी, तो आपको वेरिएबल्स निकालने पड़े पहले m और c उसके। अब आप C1 वाला जो कर्व है, ये C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, C1 वाला कर्व और ये जो टेंजेंट आई है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअल में निकाल के देखो, देखते हैं जरा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की मैं अगर हेडिंग डाल दूं, जगह है उसका फायदा उठाते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की अगर मैं हेडिंग डालूं बच्चों, तो क्या मिलेगा आपको, y तो आपके पास टेंजेंट क्या थी, टेंजेंट तो आपके पास आ गई है 8x प्लस 4, और उसमें y कितना था, उसमें y था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, C1 वाला कर्व लिया मैंने, है ना, C1 कर्व लिया मैंने, दोनों को इक्वल रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 8x प्लस 4, सबको एक तरफ शिफ्ट किया, 8x इधर आया, माइनस में 4x हो गया, प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर मिल गया, तो x की वैल्यू एक बार 2 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू एक बार 2 आ गई, x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो y कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पे 2 रखा, आपका 16 20 हो गया, ठीक है ना, तो एक पॉइंट तो आपको क्या मिल गया 2,20, ये मान लो पहले कर्व का पॉइंट है तो p पॉइंट हो गया ये। अच्छा फिर y इज इक्वल टू 8x प्लस 4 लिया हमने, और y ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 वाला, ये मैंने C2 दूसरा कर्व उठा लिया, दोनों को इक्वल रखा, दोनों को अगर मैं इक्वल रखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 8x प्लस 4, है ना, तो यहाँ पे 8x प्लस 4 तो कैंसिल ही हो गया, तो आपको x की वैल्यू 0 मिल गई, और x अगर 0 मिल गया तो y कितना 4 मिल गया, तो q पॉइंट आपको क्या मिल गया 0,4। बताओ समझ आया, क्लियर हुआ आपको, देखो एक बार, ठीक है, P और Q दोनों पॉइंट आपने निकाल लिया, एक पॉइंट आपका P C1 और टेंजेंट का था, एक पॉइंट आपका Q C2 और टेंजेंट का था, तो यहां पे मैंने दोनों को आपस में सॉल्व करके P और Q निकाल लिया, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट के भी जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बताए, ठीक है, कईयों में हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए बोल देता है, कई में कॉमन टेंजेंट ही निकालने के लिए बोल देता है, तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ये है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब टेंजेंसी की कंडीशन से हम एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है वो कैसे निकाल सकते हैं, या हमें दिया हुआ है और कोई वैल्यू पूछ ली, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है ना, कॉन्सेप्ट मैं आपको इसी क्वेश्चन से समझा दूंगा। इसमें आपको कह रहा है P की पॉसिबल वैल्यूज बताओ जब इस इक्वेशन में एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन है। देखो ये ना दो कर्व की तरह दिख रहे हैं, जैसे अभी पहले हम कर नहीं रहे थे, एक टेंजेंट थी और एक हमारा कर्व था, दोनों को इक्वल रखा था हमने खुद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि दो, ये आपको दिया हुआ 3x की पावर 4 इज इक्वल टू px माइनस 1, ये दिया हुआ है, तो इसको एक कर्व ले लो, इसको दूसरा कर्व ले लो, है ना। मान लो मैं f कर्व ले लेता हूं, यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 और दूसरा कर्व मैंने g ले लिया, y इज इक्वल टू px माइनस 1। अब कह रहे हैं इन दोनों का ना मतलब इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भाई ये दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा ये लाइन है और ये समवट ऐसी फिगर है, एक्स स्क्वायर वाली, जो एक्स स्क्वायर वाली फिगर होती है वो पैराबोला होता है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पावर इवन है तो वो क्या होगा, थोड़ा और कंप्रेस होता रहेगा, जितनी जितनी बड़ी पावर होगी उतना ये और ऐसे छोटा होता रहेगा, मतलब 0 से टच होगा, ये ऐसे और होता रहेगा, ठीक है। और y इक्वल टू px माइनस 1 लाइन ऐसे जा रही है आपकी, आपको दोनों किसी एक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का मतलब किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट कर लो कि f एंड g इंटरसेक्ट, एक सॉल्यूशन है ना, तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। मैंने ले लिया x1, y1, x1 y1 मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब अगर x1 y1 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा,
सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास y1 की वैल्यू कितनी आ गई 3x1 की पावर 4 और दूसरी y1 की वैल्यू कितनी आ गई px1 माइनस में 1। ऑब्वियसली वही दोनों को इक्वल रखा तो इनिशियल वाली इक्वेशन ही है, बस पॉइंट पुट कर दिया मैंने इसमें 3x1 की पावर 4 इक्वल टू px1 माइनस 1, इक्वेशन 1 ले ली। ठीक है, इक्वेशन 1 ले ली। अब ये कह रहा है कि दोनों अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो कर्व है, मान लो ये कर्व ऐसे था जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये कर्व ऐसे, ये लाइन ऐसे आ रही है, अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो ये लाइन इसकी टेंजेंट हुई, ये लाइन इसकी टेंजेंट होगी अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो पहला कर्व था ना y इज इक्वल टू 3x की पावर 4, मैंने इसका क्या किया, स्लोप निकाल ली, इसकी स्लोप निकाल ली। तो dy बाई dx कितना हो गया 3 इंटू 4x क्यूब विच इज इक्वल टू 12x1 का क्यूब, 12x1 हो गया, 12x क्यूब हुआ। और एट x1 y1, वो जो पॉइंट है आपका x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस पर dy बाई dx निकालो तो वो कितना हो जाएगा 12x1 का क्यूब। ठीक है, और जो दूसरा कर्व था आपके पास, जो लाइन है, उसमें आपको स्लोप दिख रही है इस लाइन की, स्लोप ऑफ लाइन सिर्फ p, स्लोप ऑफ लाइन p दिख रही है आपको। तो अगर आपको बोला गया कि ये जो लाइन है इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो लाइन टेंजेंट है, तो इस लाइन की स्लोप और ये देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने निकाली है, सेम ही तो होगी, है ना, ये और ये दोनों सेम हो गए। मतलब क्लियरली लिख देता है इसमें, देयरफॉर वाली भी क्या बात है कि क्लियरली हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, जो p है वो 12x1 का क्यूब हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन उठाई मैंने, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास वहां पर है, वो है 3x1 की पावर 4 इज इक्वल टू px1 माइनस में 1। p की वैल्यू आपके पास है, सॉल्व कर लो आप। 3x1 की पावर 4 इज इक्वल टू p की वैल्यू रख दी मैंने 12x1 क्यूब डॉट x1 माइनस 1, समझ रहे हो, यहां पे आया 3x1 की पावर 4, ये हो गया 12x1 की पावर 4 माइनस 1, सबको मतलब इसको इधर शिफ्ट कर दिया 1 को, ये हो गया 9x1 की पावर 4। तो x1 रेज़ टू पावर 4 कितना आ गया 1/9 आ गया। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1/√3, x1 की ये वैल्यू आ गई। और आपसे पूछा गया p की वैल्यू आप बताओ, p की वैल्यू, तो p आपके पास क्या है दिख रहा है यहाँ पे 12x1 का क्यूब है। तो अगर मैं x1 की ये वैल्यू ले लूं, क्यूब है तो साइन तो वही रहेगा जो है, तो 12 यहाँ पे प्लस माइनस 1/√3 का क्यूब अगर मैं लेता हूं तो इसका आंसर आएगा 12 प्लस माइनस 1/3√3, और p की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 प्लस माइनस 4/√3। तो कह रहा है p की अगर ये दो वैल्यूज होती है ना तो मेरी इस इक्वेशन का एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन है। दैट मींस ये जो लाइन है इस कर्व पे टेंजेंट है, तो उसका मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन इक्वल रखी, ये कॉन्सेप्ट यूज किया। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करी सामने सामने रख के, उससे आपको p की वैल्यू मिल गई। ठीक है, समझ आया। तो ये कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब आज के लेक्चर में काफी सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने आपको मिक्स में दिए हैं, तो क्लियर हो जाना चाहिए। दो कॉन्सेप्ट और रह गए हमारे पास, एक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, और एक आगे बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट, वो सब निकालेंगे। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है बिटवीन द लाइन एंड द पैराबोला। अच्छा ये देखो पैराबोला अगर 11th में आपने ढंग से पढ़ा है तो उसका वर्टेक्स शिफ्टिंग आपने सीखा होगा। मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं, जैसे यहाँ पे x² + 3x + 2 है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x को हाफ करते थे, 3/2 हो गया, स्क्वायर किया 9/4 हो गया, प्लस 9/4 माइनस 9/4, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आपको मिल रहा है x + 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मिल रहा है -1/4। तो अल्टीमेटली ना आपको कुछ ऐसा दिखेगा ये पैराबोला, ऐसे ये। ठीक है, मैंने रफ में आपको सॉल्व करके बताया, मतलब इस क्वेश्चन का कोई बहुत मेजर पार्ट नहीं है ये। तो इसका वर्टेक्स क्या दिख रहा है -3/2 और -1/4। मतलब ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पता चल जाए मैंने फिगर थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों बनाई है,
क्योंकि वैसे तो देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला कैसे बनता है, आपको सबको पता है ऐसे बनता है, लेकिन इसका वर्टेक्स उठ के यहां पे कैसे आ गया, x की वैल्यू -1.5 और y की वैल्यू -0.25, वर्टेक्स आ रहा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया मैंने, ठीक है। तो पैराबोला मैंने बना दिया, कह रहा है ये जो लाइन है, ये वाली लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस टू, पॉइंट ले लो 0, -2 और 2, 0 से पास हो रही है, कह रहे ये लाइन इस पैराबोला के बीच में, इस लाइन और इस पैराबोला के बीच में सबसे जो छोटा डिस्टेंस है ना वो आप बताओ। तो ये तो मैं हटा देता हूं, इसका तो इतना कोई मेजर रोल नहीं है, फिगर को समझने के लिए बस पता होना चाहिए आपको। यहां पे कह रहा है कि ये मान लो ये लाइन आपको दिख रही है, लाइन मैंने एक्जैक्टली सेम बनाई है जैसी बननी चाहिए, x को 0 लिया y -2 आ गया, तो एक पॉइंट है 0, -2, फिर y को 0 लिया x2 आ गया 2, 0, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये 2, 0 हो गया, ये 0, -2 हो गया। अच्छा, ये लाइन ऐसे बनाई, तो कह रहा है इस पैराबोला पे कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जो बिल्कुल इसके पास होगा, सबसे छोटे डिस्टेंस में। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट बना दी और यहां पे क्या किया, एक नॉर्मल कंसिडर कर ली, PQ इज द कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल का मतलब क्या है, ये नॉर्मल है इस पैराबोला पे और ये नॉर्मल है इस लाइन पर भी, ये कहना चाह रहा है वो। तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मैं ना एक काम कर रहा हूं, पैराबोला की जो इक्वेशन दी है ना उस पे टेंजेंट की स्लोप निकाल रहा हूं। पहले मैं मेंशन कर देता हूं कि PQ इज कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल किसका, दोनों कर्व का ना, पैराबोला का भी और लाइन का भी। लाइन जो नीचे वाली दी है y इक्वल टू एक्स माइनस टू, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को मैंने पिक किया, इसका dy बाई dx निकाला, वो आ गया 2x प्लस 3। फिर मैंने x1 y1 वाले पॉइंट पे निकाला, जो हम करते आ रहे हैं पिछले लेक्चर से, इनफैक्ट 3 लेक्चरों से, 2x1 प्लस 3। ये किसकी स्लोप आ गई, ये स्लोप किसकी आ गई, टेंजेंट की, ठीक है। अच्छा, जो लाइन गिवन है, लाइन जो गिवन है वो है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो आप स्लोप ऑफ लाइन बता सकते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप ऑफ लाइन 1 है। आपको साफ दिख रहा है कि अगर ये नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल, तो जो टेंजेंट है टू द कर्व या टेंजेंट टू द पैराबोला इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। जब पैरेलल है तो दोनों की स्लोप इक्वल है, दोनों की स्लोप इक्वल होगी। तो हमने क्या किया, बड़े ही आराम से 2x1 प्लस 3 को उठाया, इसको 1 लिया, तो 2x1 की वैल्यू हो गई -2, x1 की वैल्यू आ गई -1। आपको x1 कोऑर्डिनेट मिल गया कर्व के ऊपर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का। अच्छा, y भी निकाल लो। y कैसे निकालोगे, आपको y दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो अगर आपका x1 -1 है तो y1 कितना होगा, रखे जरा, ये हो गया -1 1 हो गया, -3 हो गया, +2 हो गया, है ना। तो आपका कितना हो गया, ये तो 0 आ गया। तो P पॉइंट आपको क्या मिल गया, P पॉइंट आपको क्या मिल गया, -1, 0। आपको इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, किसका, इस एक पॉइंट का इस लाइन से। तो आपको P पॉइंट -1, 0 मिल चुका है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 को मैं लिख दिया x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। क्योंकि अगर आप यहां पे इस पॉइंट से ये डिस्टेंस ले रहे हो, ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तो फॉर्मूला आपको पता है, एक पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते क्या हम, हो गया, समझ गए। तो कैसे मिलेगा, तो आपको अगर मैं यहां पे बोल दूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू शॉर्टर डिस्टेंस, तो वो कैसे मिलेगा, फॉर्मूला लिख दूं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद आ गया, लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन में यूज किया था हमने, नॉर्मल का जब कांस्टेंट डिस्टेंस हमने देखना था, ठीक है। a मुझे यहाँ पे 1 दिख रहा है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x, a को मैंने x1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 1 इंटू -1 हो गया। अच्छा, b मेरे पास -1 है पर y1 0 है, ये y1 है, ये x1 y1, ठीक है। और ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे। अच्छा, c कितना है, -2 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ओवरऑल इज -3, ठीक है, -3 अपॉन में √2, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 3/√2 यूनिट्स।
आई बात समझ? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी क्या करा हमने, टेंजेंसी और जो नॉर्मल की कंडीशन उसको यूज कर लिया, ठीक है। उसमें स्लोप देखो आ गई, लग रहा था कि ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, मतलब स्ट्रेट लाइन या जो हमने कॉनिक पढ़ा हुआ है, लेकिन ये टेंजेंट एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट से भी हो सकता है, ठीक है। तो इस लेक्चर का बच्चों लास्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। एक कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने उस पर एक p पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1। अच्छा, इस p पॉइंट से ये देखो टेंजेंट आ रही है, ये कौन सी हो गई, ये तो टेंजेंट हो गई। ये जो लाइन आ रही है ये नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल हो गई। इस p पॉइंट की प्रोजेक्शन ले ली मैंने और एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर दिया ps, ठीक है। ऐसे यहां पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ps क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, p पॉइंट की प्रोजेक्शन हमने नीचे ले ली। अब जब एक टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको थीटा ले लिया। अब यहां पे देखो ये नॉर्मल आ रही है, ये नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल आ रही है। मैं यहां पे रफ में करके दिखा रहा हूं आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कितने हैं, अगर मैं इसे 1 और 2 ले लूं, एंगल 1 + 2 कितना दिखेगा, 90, क्योंकि नॉर्मल है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसको 1 ले रहा हूं और इसको मैंने क्या किया, 2 ले लिया, अब इस एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा, थीटा प्लस 90 प्लस एंगल 1, एंगल सम प्रॉपर्टी 180, थीटा प्लस 90, ये भी तो 90 है, प्लस एंगल 1, तो यहां पर एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 90 माइनस थीटा। देख लो आप एक बार, 90 इधर आ गया ना माइनस में, तो 180 माइनस 90 90 और थीटा इधर आ गया माइनस में। अब एंगल 1 अगर 90 माइनस थीटा बच्चों, तो यहां पे रखना है जरा, इसमें एंगल 1 की वैल्यू 90 माइनस थीटा प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90, 90 से 90 कट गया तो एंगल 2 भी थीटा आ गया, तो ये एंगल इसलिए यहां पे थीटा है, समझ गए। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, मैंने एंगल 1 लिया, ये एंगल 2 लिया, एंगल 2 भी आपका थीटा ही आ रहा है, ये 2 बनाया यहाँ पे, ठीक। फिगर तो क्लियर हो गई, क्योंकि ये थीटा तो देखो हम लेते ही थे कि एक्स एक्सिस के साथ जो टेंजेंट एंगल बना रही है वो थीटा कैसा है, वो मैंने आपको रफ में करके दिखा दिया। अब आपको ना टेंजेंट की स्लोप निकाल, टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, स्लोप तो हमने कर लिया, स्लोप तो कब से खत्म हो गया हमारा। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट मुझे जो दिख रहा है वो मुझे पीटी दिख रहा है, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेके ये जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट कट करेगा ना टेंजेंट, ये लेंथ पीटी, पीटी इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ट्रिको लगा लेते हैं थोड़ी सी, इस पर थोड़ी सी ट्रिको लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल पी एस टी, आपको देखो पीटी रिक्वायर्ड है और पी पॉइंट आपका x1 y1 अगर है, तो इसका मतलब ये सारा O से लेके S तक ये सारा क्या हो गया, x1 है, और ये कितना है, ये आपका y1 है, क्या, PS। तो फाइंड अपॉन गिवन वाली रेशो लेते हैं, फाइंड करना आपको PT और गिवन है आपके पास PS, तो आप ले लोगे PT अपॉन में PS, क्या रेशो बन रही है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर बन रही है, ठीक है, विच इज कोसेक थीटा, एकदम सही। तो PT की वैल्यू अगर मैं देखूं तो PS कोसेक थीटा। अच्छा, फिगर मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ली है, जरूरी थोड़ी है फर्स्ट में होगी, सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं भी हो सकते हैं, तो y1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एज अ कोऑर्डिनेट, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ना मोड लगा दिया और PS की वैल्यू y1 ले ली। अच्छा, कोसेक थीटा को लिख दिया √1 + cot स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। अच्छा, फिर PT लेंथ ऑफ टेंजेंट इज y1 √1 + 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा ले लिया, ये भी हो गया। अब यहां पे tan थीटा क्या होता है, अगर एक लाइन थीटा एंगल बना रही है तो tan थीटा क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो यहां पर y1 इज √1 प्लस स्लोप ऑफ टेंजेंट को या तो आप dy/dx बोलते हो ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट को, उसका होल स्क्वायर इस तरह से लिख के आप बात कर सकते हो, ये ऊपर हो जाएगा। तो PT की वैल्यू आपके पास क्या आ सकती है, y1 √1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, यह आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन जब आएगा तो प्रूफ थोड़ी करके देखोगे, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको पूरा बता दिया, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिमिलरली लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज Pn, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज Pn।
अब इसके लिए मैं पीएसटी ट्राइंगल थोड़ी लूंगा, ऑब्वियसली पीएसएन चलेगा। इन ट्राइंगल पीएसएन, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है पीएन की और दिया हुआ है पीएस, तो पीएन अपॉन में पीएस क्या रेशियो बन रही है, ठीक है, ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कितना हो गया आपका, सेक थीटा, ठीक है। तो पीएन की वैल्यू फिर पीएस मैंने इधर भेज दिया और सेक थीटा, जैसे ही पीएस की वैल्यू मैंने रखी यहां पे इक्वल टू में y1, पीएस की वैल्यू y1 है तो ये अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो इसको मैं, और मोड लगा दिया। सेक थीटा को लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और मोड लगा दिया, क्योंकि y1 कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं हम, ठीक है। और फिर ये तो छोटा है, ये तो सस्ते में बात हो गई इसमें, वो सस्ते में क्या बात हुई आपकी कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज dy बाय dx का होल स्क्वायर। तो दोनों में बहुत ही माइनर सा फर्क है, लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल में बहुत ही माइनर सा फर्क है। यहाँ पे dx अपॉन dy का स्क्वायर होता है, वहां पे dy बाय dx का होल स्क्वायर होता है। फॉर्मूला दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्लियर हो गई, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्लियर हो गई। अब इसमें एक नया वर्ड आया सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, ये देखते हैं पीछे। देखो यहां पे जो P पॉइंट की प्रोजेक्शन आई थी ना, ये जो T पॉइंट टेंजेंट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और ये जो प्रोजेक्शन है P पॉइंट की, ये आपकी सब टेंजेंट है। मैंने लिखा भी देखो ST, S से लेकर T तक सब टेंजेंट, ठीक है, ये आपकी सब टेंजेंट है। और अगर मैं बात करूं यहां पे, एक मिनट, इसको ये लो, अब अच्छे से लिख देते हैं। S से लेके N तक नॉर्मल ने जिस पॉइंट पर कट किया एक्स एक्सिस को, S से लेके N तक, ये आपका सब नॉर्मल है, ठीक है। तो सब टेंजेंट क्या हुई आपके पास, ST, फिगर के हिसाब से सब नॉर्मल इज SN। लगा लेते हैं फटाफट फॉर्मूला, ये तो छोटा सा ही है। इन ट्राइंगल PST पे अगर मैं बात करूं, मुझे ST की वैल्यू बतानी है। अच्छा अगेन ये तो y1 है, ये y1 है, तो हमने इस बार क्या किया, TS अपॉन में, TS नहीं ST लिखेंगे, एक ही नोटेशन ले गए, ST अपॉन में PS। तो अब एंगल के हिसाब से ये क्या हो गया आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज कॉट थीटा। ST की वैल्यू PS कॉट थीटा, ठीक है। तो ST की वैल्यू जैसे ही PS की वैल्यू y1 रखी, मोड लगा दिया। अच्छा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट थीटा 1 अपॉन में tan थीटा, ये ले लो ना, हटाओ, ठीक है। तो ST की वैल्यू y1, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 अपॉन में dy बाई dx, मतलब जो समझदार बच्चे हैं वो डायरेक्टली dx अपॉन dy लिख सकते हैं। यहाँ पे tan थीटा मुझे पता है dy बाई dx होता है, तो cot थीटा क्या होगा, dx अपॉन dy, तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ये फटाफट से टाइम को बचाते हुए सब नॉर्मल की तरफ बढ़ते हैं हम। PSN, और आपको SN निकालना है, PS गिवन है, रेशियो क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। SN की वैल्यू निकालनी है, PS tan थीटा, देख लो फिगर में आप, जैसे ही PS की वैल्यू रखी y1, मोड लगा दिया, tan थीटा की वैल्यू तो dy बाई dx होती है। दोनों में ही देखो क्या फर्क है, इधर dx अपॉन dy, dy अपॉन dx, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाली थी उसमें भी तो एक ही फर्क था, dx अपॉन dy और dy अपॉन dx का फर्क था, है ना। और एक्सप्रेशन दोनों का सेम था, उसमें क्या था, y1 अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, टेंजेंट की लेंथ, और नॉर्मल की लेंथ क्या थी, y1 अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। इधर क्या है, y1 मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dy, इधर क्या है, y1 मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx। तो ये चार फॉर्मूले है, एक बार अप्लाई कर देता हूं मैं 10 मिनट लगा के, तो कॉन्सेप्ट क्लियर आपका, खत्म हो गया आपका टेंजेंट नॉर्मल। क्वेश्चन है टेंजेंट और नॉर्मल की लेंथ निकालो, कर्व की इक्वेशन गिवन है और एक पॉइंट भी गिवन है। एक काम करते हैं, पॉइंट हमें पूरा चाहिए होता है, सिर्फ x से बात नहीं बनेगी। x की वैल्यू अगर 0 है तो y कितना दिख रहा है, -1, तो पॉइंट आपको जो x1 y1 होता है वो आपको मिल गया 0, -1। समझ आ गई बात, पॉइंट पहले निकाल के रख लो अगर ऐसी कोई सिचुएशन गिवन है। फिर y लिया मैंने x³ + 3x² + 4x - 1, तो बच्चों
चाहे टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, नॉर्मल की लेंथ निकालनी है, सब टेंजेंट निकालना है, सब नॉर्मल निकालना है, कुछ भी निकालना है, dy बाई डी एक्स तो चाहिए ना, तो dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो आपके पास क्या आ रहा है, बहुत ही सिंपल वाला dy बाई डी एक्स, आप बोलोगे 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, क्लियर। तो एट 0,-1 dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, आप बोलोगे सिर्फ 4, x और x 0 रख दिया, क्लियर, ठीक है। तो अब बचा ही क्या फिर, तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या थी, पीटी क्या था, पीटी आपके पास था y1 √1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, क्लियर, ये था। तो y1 की वैल्यू कितनी है, y1 तो -1 है, आपने यहां पे -1 लिया, √1 प्लस dy बाई डी एक्स अगर 4 है तो dx अपॉन dy क्या होगा, 1/4, ये लो। तो अब इसमें देखो इतनी सी बात तो हमें समझ आ गई कि -1 तो मोड की वजह से प्लस हो जाएगा। इधर देखा हमने कितना हो गया, ये 16 + 1 17, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, √17/4, समझ गए ना, कैलकुलेशन समझ आ गई आपको। एलसीएम ले लिया, 16 + 1 17 हो गया, 17 का रूट तो 17 रहेगा और नीचे 4 का स्क्वायर, 16 जो था 4 बन गया बाहर। अच्छा, एंड पीएन में क्या था, y1 √1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन है तो इसलिए फटाफट देख रहे हैं हम। y1 की वैल्यू अगेन -1 और यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 4 निकाली हुई है, तो डायरेक्टली 4 यूज होगी। तो 1 + 16 यहाँ पे 17, √17 -1 मोड की वजह से पॉजिटिव हो गया, तो pn कितना आ रहा है, √17 यूनिट्स, और ये कितना आ रहा था, √17/4 यूनिट्स। टेंजेंट की लेंथ और नॉर्मल की लेंथ, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों आज का, एक बार ये पढ़ लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, है वही सब नॉर्मल सब टेंजेंट पे बेस्ड। आपको कह रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n इन द इक्वेशन ऑफ कर्व सो दैट सब नॉर्मल मे बी ऑफ कांस्टेंट लेंथ। सब नॉर्मल जो था ना, दिमाग में पहले याद रखो, y1 इंटू dy बाई डी एक्स था। तो क्या किया हमने, पहले dy बाई डी एक्स निकाल ले, dy बाई डी एक्स अगर मैं बात करूं तो a1 - n और यहां पे क्या होगा, nx n - 1, ठीक है बच्चों, ये निकाल लिया। अच्छा, एट पॉइंट कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट दिया नहीं है, तो एट p पॉइंट जो हम लेते हैं हमेशा x1 y1, p पॉइंट x1 y1 पर dy बाई डी एक्स क्या होगा, आप बोलोगे भाई n कांस्टेंट है, a की पावर 1 - n कांस्टेंट है, x की पावर 1 n - 1 ले लिया। अब सब नॉर्मल की अगर मैं बात कर दूं तो सब नॉर्मल की लेंथ मुझे कांस्टेंट लेनी है, पर सब नॉर्मल निकालो तो सही। पहले Sn क्या था, मोड में y1 dy बाई डी एक्स था सिर्फ। अच्छा जी, y1 की वैल्यू देखो, y1 की वैल्यू क्या होगी, अगर y ये है तो y1 क्या होगा, ले लो डायरेक्टली, a की पावर 1 - n और x1 की पावर n, ये पूरे y1 की वैल्यू रख दी। dy बाई डी एक्स क्या है आपके पास, n इंटू a की पावर 1 - n और x1 की पावर n - 1, समझ आ रहा है कुछ, बहुत सिंपल है। तो Sn कितना आ गया अब आपके पास है n a रेज़ टू पावर 2 माइनस में 2n, ठीक है ना, ये पावर ऐड हो गई 2 - 2n, और x1 की पावर कितनी है, ये हो गई 2n - 1। तो आपको कह रहा है Sn जो है ना कांस्टेंट लेंथ आनी चाहिए, कांस्टेंट देखो, n कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, लेकिन x1 वेरिएबल है। अगर इसकी पावर 0 हो जाए तो ये भी 1 हो जाएगा और हट जाएगा वेरिएबल। तो फॉर Sn टू बी कांस्टेंट, आप क्या लोगे, 2n - 1 को 0 ले लोगे, n की वैल्यू हाफ आ गई, तो कह रहा था n की क्या वैल्यू लोगे जिससे कि Sn आपका कांस्टेंट हो जाए। तो आपने n अगर हाफ रखा तो Sn की वैल्यू देखिए जरा क्या आ रही है, n आपने हाफ ले लिया यहां पर, और यहां पे कितना हो गया, अगर आप हाफ लेते हो तो a रेज़ टू पावर 2 - 1, तो ये आ रही है, Sn आपका a/2 आ रहा है, कांस्टेंट है ये, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, क्लियर। तो मैंने आपको टेंजेंट नॉर्मल जितना रिक्वायर्ड था फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस, कंप्लीटली कवर कर दिया। आप इसको रिवाइज करो, कोई एक पैकेज उठा के उसकी प्रैक्टिस करो, पर्टिकुलर कोई एक बुक ले लो, उसको प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट हम इसका
नेक्स्ट टॉपिक मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।